हाँ राजवंत सर। अरे सॉरी सर, कल से पक्का जिम ज्वाइन करूंगा सर आपके साथ। नहीं नहीं सर, प्रॉमिस है प्रॉमिस है। अरे सर कोई बात नहीं, 3-4 टेबल टूट गई, कोई दिक्कत नहीं सर। सर कोई सैलरी नहीं कटेगी सर। तोड़ दो टेबलें तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। चेयर तोड़ दो सर। सर मैं कह रहा हूँ 1-2 स्मार्ट बोर्ड भी तोड़ दो सर आप। सर नहीं नहीं, कोई सैलरी नहीं कटेगी। अरे सर आपसे अच्छा फिजिक्स का टीचर पीडब्ल्यू में सर कोई है ही नहीं सर। सर कितना प्यार करते हैं आपको अंटर पंटर। हाँ सर पक्का पक्का। नहीं नहीं सर, आपने जिम की फीस भर दी है मेरी, मैं कल से जाऊंगा सर पक्का। सर फीस भी आपको दे दूंगा जिम की। जी सर, जी गुड नाइट सर, गुड नाइट। हाँ भैया जिम जा। हाँ एमआर सर, गुड इवनिंग सर। सॉरी, नमस्ते सर, नमस्ते। नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया चल रहा है सर। सर आपसे अच्छा फिजिक्स का टीचर पीडब्ल्यू में कोई है ही नहीं सर। सर मजदूरी से दूरी, एमआर स्टार है जरूरी। जी सर, जी जी सर, एकदम पूरा यूपी बिहार लूट लेंगे, एकदम एकदम सही बात है सर। जी सर, जी बिल्कुल सब बढ़िया सर। जी गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ फिजिक्स के टीचर, अब मैं भी फिजिक्स का टीचर तो सब लोग बात करते। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड युग सर। हाँ सर, नहीं मेरी बात हो गई रोहित सर से। नहीं नहीं सर, कोई इशू नहीं, सब बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ। अरे सर आप क्या सोचते हो सर, आपसे अच्छा फिजिक्स का टीचर पीडब्ल्यू में कोई है ही नहीं सर। सर पोली के आगे कोई ना बोली, और पोली के आगे जो बोली उसको मार दे गोली। अरे सर बिल्कुल सर, पोली जिंदाबाद सर। हाँ सर पोली, हाँ जी जी सर, जी सर मिलते हैं, ओके ओके। तो भैया ये फिजिक्स के टीचर्स लगातार मेरे साथ बात करते हैं, और फिजिक्स के स्टार्स की पीडब्ल्यू में कोई कमी नहीं। एक से एक धुरंधर फिजिक्स के यहाँ बैठे हैं। कितने नाम मैं अभी यहाँ नहीं ले पाया क्योंकि उनके फोन नहीं आए, और क्या से नाम थोड़ी ले रहा हूँ। तो इस तरह के बहुत से स्टार्स आपको मंजिल सीरीज में मिलने वाले हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, मैथ्स में है। मंजिल इज कमिंग, जस्ट 1 डे टू गो। बट उससे पहले फिजिक्स का एक और स्टार, फिजिक्स के एक और ऑसम टीचर जिनका एडिशन हुआ इस ईयर पीडब्ल्यू में। आप में से कई लोग उनको जानते हो और कई लोग शायद नहीं जानते हो। जेई मेंस और जेई एडवांस के बहुत ही धाकड़ फिजिक्स के टीचर, फिजिक्स के बड़े भाई और आपके भी बड़े भाई निखिल डबाई सर फ्रॉम कोटा एंड वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग स्टेट्स में बड़े बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में हजारों सिलेक्शन निकालने वाले निखिल डबाई सर, जिनके फिजिक्स का फ्लेवर देख के आप भी पागल होने वाले हो। एक छोटा सा वीडियो निखिल डबाई सर का हम प्ले करने जा रहे हैं। कल से मिलते हैं मंजिल सीरीज में पीडब्ल्यू के सारे ऑसम टीचर्स के साथ। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। तो बस आप ये ध्यान रखना कि फिजिक्स वाला का हर टीचर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ने को तैयार है। बस तैयार आप भी रह जाओ। तो तुमको शायद एक्सपेक्टेड होगी कि अरे अब ये यही कथा गाएगा कि अगर कोई बंदा दीवार को धक्का दे रहा है या कोई बंदा खड़ा है तो वो थक रहा है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। सर ये कथाएं हमको पता है, मैं भी जानता हूं, तुम्हें पता है। जब मैं चल रहा हूं तो ये पॉइंट अभी रुका हुआ है, बाकी पूरी बॉडी आगे जा रही है। ये पॉइंट रुका हुआ है, फिर पूरी बॉडी आगे जा रही है, फिर ये पॉइंट रुका हुआ है, फिर पूरी बॉडी आगे जा रही है। बच्चे न जाने क्या क्या सोच रहे थे इस सवाल में। यही 2014 का सवाल, ये मेन का नहीं एडवांस का भाई है। हर टीचर एकदम तैयार है आपको पढ़ाने के लिए। तो भैया आप भी हो जाए तैयार। तो मिलते हैं आगे कभी जब भी मौका मिलेगा। तो हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार और ढेर सारा प्यार। मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई हाजिर हूं आपके सामने इस छोटे से लेक्चर में। और आज हम बात करने जा रहे हैं छोटे मोटे कंसेप्ट्स टू कैलकुलेट वर्क। काफी अमेजिंग कंसेप्ट्स हम यहाँ सीखेंगे, और भी काफी चीजें हैं लेकिन आज पूरी हो नहीं पाएंगी क्योंकि ये तो एक छोटा सा लेक्चर है, लेकिन फिर भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। हो सकता है अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है चीजें तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा रिविजन सेशन हो सकता है, छोटा सा सेशन, ठीक है। काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले जैसा कि आप जानते हो कि मेंस का एग्जाम जो है आपके दरवाजे पे ठक ठक करने आ चुका है, और इस ठक ठक को सुन के आपका दिल धक धक कर रहा होगा। तो इस धक धक को थोड़ा सा शांत करने के लिए मंजिल सीरीज आ रही है, जिसका आपको एकदम बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, और हम सभी टीचर्स भी अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। तो बस आप ये ध्यान रखना कि फिजिक्स वाला का हर टीचर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ने को तैयार है। बस तैयार आप भी रह जाओ, आप भी हो जाओ, और एकदम बढ़िया से मेहनत करो। बढ़िया से ये सेशंस जो रहेंगे मंजिल सीरीज के, इनको जो है अटेंड करो। आप अपने पोटेंशियल से भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और पूरे विश्वास के साथ बस कदम से कदम बढ़ाते जाओ, ठीक है। और खुशी के गीत तो गा ही लेंगे यार जब वक्त आएगा तब। चलिए जी, तो आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क की। सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकलता है। तुम बोलोगे है ये तो हमें आता होगा, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, और कुछ हो सकता है कुछ नई चीज आपको मिल जाए, ठीक है।
और ऐसे ही यहां पर फिर हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के चमत्कार की। तो ये चमत्कार एकदम लास्ट में दिखाया जाएगा, जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप डायरेक्ट भी कूद सकते हैं, है ना। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो बातें तो करूंगा नहीं तो तुमको शायद एक्सपेक्टेड होंगी कि अरे अब ये यही कथा गाएगा कि अगर कोई बंदा दीवार को धक्का दे रहा है या कोई बंदा खड़ा है तो वो थक रहा है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। सर ये कथाएं हमको पता है, नहीं मैं भी जानता हूं तुम्हें पता है। तो एक जल्दी से हम बात कर लेते हैं इस बारे में कि जैसा आपको पता है कि फिजिक्स में वर्क का मतलब होता है मैकेनिकल वर्क, मतलब मूवमेंट होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है अगर फोर्स लग रहा है तो। और वर्क को जो डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस से। तो अभी भी अगर यदि कई बच्चे सपने देख रहे हैं कि यार वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, भैया नींद से जाग जाओ, क्योंकि असल में फॉर्मूला ये है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, ये हमेशा वैलिड रहेगा। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये डी एस है वो क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। अब ऐसा कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी अगर बॉडी होती है तो उसके अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्स लग सकता है और उसके अलग अलग पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग हो सकता है। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगे उसी का ही डिस्प्लेसमेंट तुम्हें कंसीडर करना है। तो अभी आगे बढ़ने से पहले इसी पे चर्चा कुछ कर लेते हैं और एक दो बहुत ही बेसिक से एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला सवाल कह रहा है कि भैया व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ मैन रनिंग विद सम एक्सेलरेशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कि भैया एक आदमी भाग रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कैसे भी एक्सेलरेशन से भाग रहा है तो उस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना। तो इस फ्रिक्शन का वर्क बताना है। अब मैं उम्मीद करता हूं सभी को ये बात पता होगी, और नहीं पता है तो मैं समझा देता हूं कि जब भी कोई आदमी भागता है या चलता है तो यदि फ्रिक्शन लगेगा तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि जब हम चलते हैं या भागते हैं तो हमारे पैर जमीन पे स्लिप नहीं करते हैं। जब मैं चल रहा हूं तो ये पॉइंट अभी रुका हुआ है, बाकी पूरी बॉडी आगे जा रही है। ये पॉइंट रुका हुआ है फिर पूरी बॉडी आगे जा रही है, फिर ये पॉइंट रुका हुआ है फिर पूरी बॉडी आगे जा रही है। कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं, हमारे चरण जो कि धरती माता के संपर्क में है उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, ये स्लिप नहीं कर रहे हैं। तो अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो वो इस पॉइंट पे लग रहा होगा अभी, और वो पॉइंट अभी चल नहीं रहा है, पूरी बॉडी आगे जा रही है लेकिन ये पॉइंट अपनी जगह पे ही है। फिर अब तुम बोलोगे सर देखो ये आगे आ रहा है ये पॉइंट, भाई तो जब ये आगे आ रहा है तो इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, अभी फ्रिक्शन यहां लग रहा है तो अब ये नहीं चल रहा। जिस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा वो चल नहीं रहा है, और इसी वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो। भाई वो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा सर, लेकिन आदमी तो चल रहा है ना, चलने दो। हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट आदमी का थोड़ी ना लेना है, उस पॉइंट का लेना है जिसपे फोर्स लग रहा है। ठीक है सर। अगला सवाल, व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन अ मैन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। उम्मीद करता हूं ये बात तो पहले से शायद आपको पता होगी और ये भी पता होगी, तो एक क्विक रिवीजन था, और जिनको नहीं पता थी उनके लिए ये चीज याद रखना। हाँ जी, तो एक मैन है सीढ़ियों पे चढ़ रहा है भैया, तो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है तो क्या होता है, नॉर्मल का वर्क पूछा जा रहा है। अच्छा नॉर्मल का वर्क, तो यार देखो जब सीढ़ी पे तुमने पैर रखा, अब तुम्हारी पूरी बॉडी ऊपर आ रही है, ये हाथ समझ लो मेरी पूरी बॉडी है, ये पैर रखा तुमने खटाक और ये तुम्हारी बॉडी ऊपर आई ऐसे, तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं भाई, पूरी बॉडी ऊपर आ रही है, नॉर्मल पॉइंट पे लगा वो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हुआ। ऐसे ही जब तुम अगला कदम ऊपर रखोगे तो फिर ये पॉइंट डिस्प्लेस नहीं होगा, पूरी बॉडी ऊपर जाएगी। तो नॉर्मल जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इस वजह से अगेन वर्क डन बाय नॉर्मल इज व्हाट इट इज, जीरो। आई क्या ये बात समझ में? एक मिनट, तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये बात इजीली सभी को समझ में आ गई होगी। डिस्प्लेसमेंट नहीं तो बिल्कुल सही। तो अब हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट फोर्स की। फोर्स का कांस्टेंट होना मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहेगी। एग्जांपल सर, एग्जांपल हो गया अपना ग्रेविटेशनल फोर्स mg। वर्क का फॉर्मूला तुमने बोला कि सर ऐसे लिखते हैं F डॉट ds, तो मान लो एक पार्टिकल को मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जा रहा हूं ऐसा फोर्स लगा के, तो तुम बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, क्या बेवकूफ बना रहे हो सर। मैंने कहा क्यों भाई, बोले फोर्स ऐसा लगेगा तो पार्टिकल ऐसे लहरा के कैसे जाएगा। हमने तो सुना है कांस्टेंट फोर्स मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसमें तो पैराबोलिक मोशन होता है या स्ट्रेट लाइन होता है, ना ये पैराबोला है ना ये स्ट्रेट लाइन है। अरे भाई इसके अलावा भी बहुत फोर्स लग रहे होंगे, उनमें से एक कोई फोर्स ये है, उसका वर्क मैं निकाल रहा हूं।
बोले हाँ। अब ठीक है सर कि बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, उनमें से कोई एक फोर्स ऐसा है, उसके वर्क की बात कर रहे हो, तो वो फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। तो यदि वो फोर्स कांस्टेंट होगा तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि यहां पर F क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ds। बोले सर ये ds क्या है? मैंने कहा ds है यार ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट जिनको चल चल के वो पार्टिकल कहां पहुंच गया है? P पे पहुंच गया। सर लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ ds। सर इंटीग्रेशन का मतलब तो एडिशन होता है ना? मैंने कहा हाँ। तो सर क्या ये वेक्टर एडिशन है क्या? मैंने कहा हाँ। बोले सर वेक्टर एडिशन के बारे में एक बार थोड़ा सा क्विकली एक ओवरव्यू देना। मैंने कहा ये 4 वेक्टर है। हाँ। सभी के हेड अगले के टेल से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो इन चारों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? सर जितना हमें याद आ रहा है ना, शायद ऐसे। मैंने कहा बिल्कुल एकदम सही सोच रहे, रिमेनिंग टेल और रिमेनिंग हेड को जोड़ दो, आपका रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो यार यहां पर भी ये सारे जो छोटे छोटे वेक्टर्स है इनको ऐड करना है और हर वेक्टर के हेड से अगले वेक्टर की टेल जुड़ी हुई है। तो यहां ये कह रहा है इनको ऐड कर दो, तो ऐड करके आपको क्या मिलेगा? ऐड करके आपको मिलेगा ये वेक्टर। इंटीग्रेशन ऑफ ds इज रिमेनिंग टेल और रिमेनिंग हेड को जोड़ दो। तो हमको ये समझ में आया कि कांस्टेंट फोर्स जब भी होगा तो वर्क डन जो होता है वो F डॉट ए बी होता है। तुम बोलोगे हाँ हाँ ये तो हमको भी पता था, बस शायद सर आपने बस ये एक थोड़ी सी नए तरीके से इस बात को बता दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। चलिए एग्जाम्पल mg की बात कर लेते हैं। तो मान लो कुछ एक ऐसी लहराती बल खाती हुई सरफेस पे एक ब्लॉक लहराते बल खाते हुए नीचे आ रहा है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया तो आपसे पूछ रहा है भैया ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? तो क्या ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स है? तुम बोलोगे हाँ जी सर ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स है। यदि ये कांस्टेंट फोर्स है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि F डॉट डी सीधे सीधे? बोले हाँ जी सर बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं कि F डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहा यार ये रहा डिस्प्लेसमेंट, कोई तकलीफ? बोला नहीं, हमें क्यों तकलीफ होगी, कोई तकलीफ नहीं है सर, F डॉट डी। तो मैंने लिख दिया m की फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का कॉस। ये थीटा हो गया। तो यार ये क्या लिखा हुआ है? बोले सर कुछ नहीं, ये लिखा हुआ है डी कॉस थीटा। तो पक्की बात? बोले हाँ पक्की बात। मैंने कहा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या? बोले हाँ सर दिख रहा है। तो यार ये डी है ये थीटा है तो ये कितना आएगा? बोले सर जी ये डी कॉस थीटा आ जाएगा। और हमको पता है ये बहुत पहले से सर, ये तो हमने 10वीं में ही पढ़ लिया था। आप कहाँ हमारा रिवीजन करवा रहे हो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ? हमको पता है डी कॉस थीटा एम एच आ जाएगा। और अब आप यही कहानी कहोगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले लो, कि जब भी कांस्टेंट फोर्स है, जब भी कांस्टेंट फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो फोर्स के अलोंग, ये एक तरीके से तुम्हारा वर्क मिल जाएगा। अगर फोर्स के अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है तो नेगेटिव। बोले हाँ सर पता था। या दूसरा तरीका क्या होता है कि फोर्स का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। तो ये याद रखना, या तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ले लो या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलोंग ले लो और मल्टीप्लाई कर दो और वर्क निकाल लो। हाँ हाँ सर ये सब पता है। और सर आप ये कहानी बता रहे हो ना, ये भी पता है। मैंने कहा एक बार क्विक ओवरव्यू देख ले लेते हैं फटाफट से, क्या पता कोई बच्चा बेचारा बैठा हो जिसको क्विकली रिवाइज हो जाए। जैसे यहाँ पे एंगल कैसा है? एक्यूट है सर, तो वर्क डन कैसा आ जाएगा? बोले एफ डी कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्यूट है तो वर्क भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसे केस में पॉजिटिव वर्क, मतलब हाँ समझ में आ रहा है कि यही फोर्स वर्क को सब मतलब इसी ये फोर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इस डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा, फोर्स का कंपोनेंट इनटू डी। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इनटू फोर्स। यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। ये क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ पे वर्क डन 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 है। सर ये सब पता है हमें। तो कोई बात नहीं, रुको तो सही यार, अभी तो बेसिक है, आगे बात करते हैं। पता है सब, कब 0 कब नेगेटिव कब पॉजिटिव? बोले हाँ एकदम पता है। तो मैंने कहा तैयार हो फिर सवाल के लिए? बोले हाँ बिल्कुल तैयार है एकदम। सवाल दो तो सही। सवाल पढ़ के देखा तुमने? व्हाट इज द वर्क डन बाय कुली ऑन द वेट? एस सर ये तो हमको पता है सर, ये पढ़ के ही हमने बोल दिया 0। एक बार पूरा पढ़ लो। ठीक है सर पूरा पढ़ लेते हैं। What is the work done by pulley on the weight he is carrying on his head while moving with some acceleration or horizontal surface? हाँ सर 0।
तो पता है कुली जीरो वर्क करता है, कितनी बार पढ़ा है हमने, 10वीं से पढ़ रहे, 11th में भी पढ़ा, ठीक है, कोई रिपीटर होगा तो हमने रिपीटर में भी पढ़ा। आंसर है गलत, जीरो इज नॉट द वर्क। तो क्या बात कर रहे हो, जीरो नहीं है इधर, नहीं है, क्यों, समझाता हूं क्यों। भैया एक कुली जो था, आपको क्या बोल रहा है, ये चले जा रहा है ना भाई, अपनी मस्ती में मगन, ये चले जा रहा है, ठीक है, इसने ये उठा रखा है सामान, लेके भाग रहा है। कैसे भाग रहा है, ए एक्सेलरेशन, रुका नहीं है ये, सम एक्सेलरेशन चल रहा है, तो यहां से यहां चला, ये रुका नहीं, चल एक्सेलरेट करते जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा भाई साहब। चोर था, कुली, कुली के वेश में चोर था, वो सामान लेके भाग गया, वो रुकेगा नहीं, भागे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। अच्छा, ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे इस पे, सर देखो ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ए होगा, और सर देखो ये बंदा जो है नॉर्मल लगा रहा होगा mg के इक्वल, बस, हाँ बस, तो यार ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है ना, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू NLM F इज इक्वल्स टू ma, तो क्या बिना फोर्स के एक्सेलरेशन आ सकता है, बोले नहीं, तो इसका क्यों आ रहा है, बोले पता नहीं। अबे पता नहीं, यहां पर एक फोर्स लगेगा, ये अपने हाथों से और अपने सर से एक फोर्स लगा रहा होगा, इधर सर पे एक फ्रिक्शन आ रहा होगा, हाथों से वो भी फ्रिक्शन ही फोर्स होगा, एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में जो इसको इधर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, और अगर ये एक्सेलरेट करे ही जा रहा है तो यहां पर क्या होगा, ये आगे चले जा रहा है। तो तुम बोलोगे सर लेकिन यार ये फोर्स कुली ने थोड़ी ना लगाया, कुली ने तो नॉर्मल लगाया, क्यों भाई, कुली ने क्यों नहीं लगाया, कुली के कांटेक्ट की वजह से ही तो फ्रिक्शन आया, नॉर्मल फ्रिक्शन दोनों कांटेक्ट फोर्स है सर, तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि ये वर्क करेगा इस केस में, हाँ, और पैसे भी लेगा। अबे वो तो चोर था, सामान लेके भाग गया, पैसे क्या लेगा, वो तो सब कुछ लेके चले गया। तो यहां पर ये फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, आई बात समझ में, ठीक है। सर ये एक सवाल क्यों दिया था, ये सवाल इसलिए क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपने जो चीजें पढ़ी हो एग्जाम में वैसी ही चीज हो, थोड़े से चेंज के साथ, कि भैया वो भी है ना चतुर होते हैं एकदम, थ्री इडियट्स वाले चतुर नहीं, ठीक है, तगड़े वाले चतुर होते हैं, वो जानते कि बच्चा फंसेगा ऐसों में और फंसाना उनका काम है। हालांकि इस टाइप का नहीं आएगा, लेकिन ये जस्ट एक झलकी थी तुम्हारे लिए, है ना। तो गलती कर बैठे होंगे बहुत लोग, नहीं करनी। चलो जी अगला, ये पॉइंट शायद आप लोगों के लिए नया हो सकता है और ये काफी अमेजिंग भी शायद आपको लगेगा अगर नहीं पढ़ा होगा तो। यहां पर मैं कह रहा हूं कि जब आप वर्क कर रहे हो एक पार्टिकल को यहां से यहां ले जाते हुए, तो उस वक्त जिस फोर्स के वर्क की आप बात कर रहे हो, उस फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट या टेंजेंशियल फोर्स जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, उस फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट कांस्टेंट है। टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, मैंने कहा तुम यहां से यहां इसको लेके गए, बोले हाँ, मान लो तुम ऐसे फोर्स लगा रहे थे, कभी ऐसा लगा रहे थे, ये एंगल थीटा था, फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द टेंजेंट, तो हाँ आएगा, तो बस उसी को मैंने टेंजेंशियल फोर्स बोल दिया। तो ठीक है सर बोल दिया, तो मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, बताओ क्या इस एफ को मैं बाहर ले लूं, बोले सर कांस्टेंट है क्या, तो तुम बताओ, सर कांस्टेंट तो नहीं है, देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एफ को मैं बाहर इस बार नहीं ले सकता, तो मैंने इसको ओपन कर दिया, एफ डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा को साथ में ले लिया, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा ये क्या हो गया, बोले सर ये तो टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलोंग होता है, तो एफ और डीएस के बीच का एंगल यही थीटा आएगा, और जब आप एफ कॉस थीटा की बात करोगे तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ही आएगा, और इस केस में साफ साफ कह रहा है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट इज कांस्टेंट। बोले सच्ची, बोले हाँ एकदम मुच्ची, कांस्टेंट है तो बाहर ले ले, बोले हाँ ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, मैंने पूछा क्या आएगा, बोले है ए भी आएगा, ये तो सीधे सर अभी तो आपने बताया था। लगा देखो फिर गलती कर गए, सीखो अब ये अलग कंसेप्ट, अगर तुम्हें नहीं पता है तो ए भी नहीं आएगा, तो क्या बात कर रहे हो ए भी नहीं आएगा, मैंने कहा नहीं, बोले सर देखो खुद ही की बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, मैंने कहा क्यों, बोले सर देखो यार होली आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि भांग पी के क्लास लेने आ जाओ, हाँ कैसे, बोले सर अभी तो आपने बताया था यार यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएस ए बी, मैंने कहा ये डीएस वेक्टर था भाई, तो अच्छा ये डीएस वेक्टर था, और ये क्या है इधर वेक्टर लगेला है क्या, बोले दिख तो नहीं रहा है अपने को, वेक्टर वेक्टर तो नहीं है यहाँ,
स्केलर है ना, तो नाउ इट इज द स्केलर एडिशन, इट इज नॉट द वेक्टर एडिशन माय फ्रेंड्स। भाई ये स्केलर एडिशन है। मतलब क्या है सर ये बताओ आप। मैंने कहा ये छोटा 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 डीएस 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 स्केलर मानते हुए, क्योंकि स्केलर है तब ऐड करें, तो सर ये तो फिर पाथ लेंथ आ जाएगी। तो मैं कब मना कर रहा हूं यार, बोलो ना पाथ लेंथ। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों के लिए नई बात हो, और कुछ लोग शायद भूल गए हो और याद आ गया हो, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। बोले ठीक है सर, आइए एक सवाल करते हैं। तो तैयार? बोले हाँ तैयार। एक बार टाइम देख लो यार मैं, क्योंकि क्विकली खत्म करना है, देखो कितना टाइम ले रहा हूं। तो फटाफट से एक सवाल देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। एक पार्टिकल को हमें ए से बी उठा के ले जाना है, और यहां पे दो फोर्सेस का वर्क तुमसे पूछ रहा है। एक फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है F2। F1 जो है आपका हॉरिजॉन्टल है, F2 जो है आपका टेंजेंशियल है, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड्स। ठीक है सर। वर्क डन बाय F1। अब देखो यार, ये डायरेक्ट नहीं कह रहा कि F1 एक कांस्टेंट फोर्स है। इसने क्या कहा, F1 ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, मतलब डायरेक्शन उसकी नहीं बदल रही है और ना मैग्नीट्यूड बदल रहा, तो F1 कांस्टेंट हो गया क्या? बोले हाँ सर हो गया। तो मैं वो वाला तरीका लगा दूं क्या, फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट। बोले सर बात नहीं समझ में आई। मैंने कहा मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट ये है क्या? बोले हाँ ये डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां पहुंच गया तो ये डिस्प्लेसमेंट है पीला पीला। और कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं सर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले की। कांस्टेंट है क्या? बोले हाँ कांस्टेंट है। तो अगर ये यहां से यहां गया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चला? बोले सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इतना चला ही। तब आर के इक्वल चला क्या? हाँ सर, यहां से यहां गया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आर के इक्वल चला। तो लिख दूं क्या फिर F1 इंटू आर? बोले बस। मैं कहा और तो क्या भाई, और क्या फिर ट्रेन के प्लेन, बस F1 इंटू आर, खत्म। सर एक बार दोबारा बोलो। अरे कांस्टेंट फोर्स था ना? बोले हाँ था। तो बस डिस्प्लेसमेंट F डॉट डी या फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है सर। F2 की बात करें आप। मैंने कहा F2 तुम्हारा टेंजेंशियल है क्या? बोले हाँ है। और मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है क्या? बोले हाँ है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, वर्क डन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो कंपोनेंट है वो टेंजेंशियली कंपोनेंट है ऐसे केसेस में। और जब टेंजेंशियल कंपोनेंट कांस्टेंट दे दिया जाए तो मजा आ जाएगा। बोले पर यहां कंपोनेंट तो निकालो। मैंने कहा यहां तो कंपोनेंट छोड़ो, ये F2 है ही टेंजेंशियल। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ एकदम सही बात कर रहा हूं। F2 अपना टेंजेंशियल फोर्स है, तो वो कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड। तो आप सीधे सीधे लिख दो F2 इंटू पाथ लेंथ। अभी अभी जो हमने बात करी थी, खत्म। एक और सवाल पूछूं? ये लास्ट ही लास्ट में करवाऊंगा। जो चमत्कार होगा ना वो चमत्कार यहां दिखाऊंगा। देखो इसी सवाल में अगर कुछ ऐसा पूछ लेता कि एक फोर्स तुम्हारा कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है विच इज ऑलवेज टूवर्ड्स बी। एक फोर्स है F3 जो हमेशा बी की तरफ लगता है, मतलब जब पार्टिकल यहां था तो ये F3 ऐसा लगता है, जब यहां था तो ऐसा लगता है, यहां था तो ऐसा लगता है, यहां था तो ऐसा लगता है। अब तुम बोलोगे सर इसकी तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? ये चमत्कार के टाइम पे बताओ, के लिए थोड़ा आप वेट। ठीक है, ये सवाल हुए, बढ़ते हैं आगे। अब देखो IIT में 2013 में एक सवाल आया हुआ है। सवाल आया हुआ है आनंद भाई। आनंद भाई सवाल? बोले हाँ आनंद भाई। तुमने देखे ना मुन्ना भाई MBBS, वो आनंद भाई होता है, एकदम बाल वाल एकदम बड़े बड़े, दाढ़ी एकदम बड़ी हुई, बड़ा खतरनाक सी शक्ल दिखती है, लेकिन जैसे उसकी थोड़ी सी काट छाट करते हैं एकदम हीरो माफिक दिखता है वो, है कि नहीं? तो ऐसा ये सवाल है जो देख के तो बड़ी घबराहट होती है बच्चों को। जब भी आया बच्चों ने देखा तो उनका दिल जो है घबराया, और उनको एक क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, और उन्होंने कहा कि हे प्रभु तेरी माया, और फिजिक्स से कोई ना बच पाए। लेकिन असल में भैया ये आनंद भाई है ना। तो भैया अगर ये सवाल समझ में आ जाए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि #आनंद भाई। तो यहां पर ये जो फोर्स है, इसको देख करके बच्चे का जो है ना, बच्चों का दिमाग जो है एकदम चकरा गया। सवाल क्या है पहले मैं वो बता देता हूं। बोल रहा है वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बाय अ फोर्स विच इज k xi कैप yj कैप, और इसको चलो मैं अपॉन करके ऐसा लिख देता हूं क्योंकि दोनों में ये वो एलसीएम करके ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा फोर्स दे रखा है, मैंने उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दी। अब बच्चे देखे अरे यार ये फोर्स ऐसा, चलो आगे पढ़ते। के कांस्टेंट है, चलो ठीक है,
व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट यहां से यहां, बोले सर यहां से यहां लेके जा रहे हैं इसको, तो बच्चों ने बताओ, अब देखो यार एग्जाम प्रेशर होता है ना, तो इतना आनंद भाई भी फिर बड़े खतरनाक दिखते हैं, मतलब जितने खतरनाक है उससे भी खतरनाक। होगा क्या कि उन्होंने, बच्चों ने सोचा कि अरे यार यहां से यहां जा रहे हैं तो एक्स और वाई दोनों ही चेंज हो रहे होंगे, तो ये तो वेरिएबल फोर्स हो गया, तो इसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। कई बच्चों ने सोचा छोड़ो रे यार, पता नहीं कैसा इंटीग्रेशन आएगा, बड़ा अजीबोगरीब इंटीग्रेशन आएगा शायद। कई बच्चों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और हिम्मत दिखाई और उसको लिखा एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई और इंटीग्रेट किया, और उन्होंने जो है 5-6 मिनट या 10-12 मिनट में इसको सॉल्व किया। लेकिन कुछ बच्चे थे इनको समझ में आ गया कि भैया ये तो आनंद भाई है, मतलब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले इसकी थोड़ी सी हजामत करनी पड़ेगी। हजामत कैसे? उन्होंने थोड़ा सा देखा, और ये बात ध्यान रखना, आईआईटी में जो चीज जितनी ही ज्यादा डरावनी लगेगी वो उतनी ही ज्यादा इजी होती है कई बार। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा समझ पाओगे तो आप ये जानते हो कि जब पार्टिकल मान लो किसी भी पॉइंट पे है, रैंडम पॉइंट पे, तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई बोलोगे आप। सर्कल पे मूव कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस दे रखी थी, ये वाई एक्सिस दे रखी थी, ये ओरिजिन दे रखा था। तो आपको इतना बात क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं आर वेक्टर आपसे पूछता हूं कि भैया आर वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आर तो पोजीशन वेक्टर है, और ये तो हम वेक्टर में ही सीखे हुए हैं, मैथ्स में भी फिजिक्स में भी, सर ये तो ये लिख देंगे। मैंने कहा आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बोले आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, जो ए आ जाएगा। मैंने कहा आ जाएगा? बोले हाँ आ जाएगा। मैंने कहा ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है क्या? बोले हाँ। और इसकी डायरेक्शन रेडियस के अलोंग है क्या? मैंने कहा हाँ। तो सर इसका मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप को ए आर कैप, मतलब जो आनंद भाई के बाल इतने बड़े बड़े थे उनको काट के हमने छोटा कर दिया, ठीक है। और बोले सर ये दाढ़ी का क्या करें? बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? वो ए स्क्वायर। बोले अरे अरे बस। मैं कहा बिल्कुल बस, आर को मैं लिख दूंगा ए आर कैप। बोले सर एक बार दोबारा बताना। मैंने कहा ये पोजीशन वेक्टर ना? बोले हाँ ये तो समझ में आया, लेकिन ये कैसे लिख दी? मैंने कहा यार वेक्टर को क्या लिखते हो? मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। तो इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए, क्योंकि रेडियस दे रखी है ना, और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन आर कैप। तो ठीक है सर। और नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको ए स्क्वायर बोल दो, और ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पर ये आ जाएगा के बाय ए स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि इससे ये कटेगा और फिर ये चीज कटेगी और इधर से आर कैप। तो साफ साफ पता लग गया कि भाई ये फोर्स तो रेडियल डायरेक्शन में है, मतलब पार्टिकल जब इधर होगा तो फोर्स ऐसा, पार्टिकल जब इधर होगा तो फोर्स ऐसा। तो जब भी पार्टिकल चल के जा रहा है यहां से यहां, एवरी टाइम डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल कितना है? एफ इस डायरेक्शन में और डीएस इस डायरेक्शन में, एफ इस डायरेक्शन में, डीएस इस डायरेक्शन में, एफ इस डायरेक्शन में, डीएस इधर, एफ इधर, डीएस इधर। ये तो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो वर्क डन जब आप लिखने बैठोगे तो एफ डॉट डीएस इट इज 0। खत्म। कुछ सेकंड्स में ये सवाल सॉल्व। इतना सा देखना था कि इसको देखते ही बच्चों को पता लगता है कि भाई जिसने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा कि भाई ये रेडियल डायरेक्शन में, तो फोर्स का वर्क सीधे सीधे 0 आ जाएगा। हालांकि समझाने में थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि आप जानते ही हो, समझाना था इसलिए टाइम लगा। हाँ जी, तो अगला सवाल क्या कह रहा है आप देखो। अगला सवाल कह रहा है कंसीडर एन इलिप्टिकली शेप्ड रेल पी क्यू। एक इलिप्टिकली शेप रेल दे रखी है, ये जो है अपने को 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया गया है। पी से क्यू एक पार्टिकल को लेके जा रहे हैं, उस पर हम क्या कर रहे हैं? एक फोर्स लगा रहे हैं 18 न्यूटन का। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया उस फोर्स का, विच इज ऑलवेज पैरेलल टू पी क्यू। पी से क्यू की डायरेक्शन में ये लग रहा है, मतलब जब यहां है तो फोर्स ऐसा लग रहा है, जब यहां है तो फोर्स ऐसा लग रहा है, जब यहां है तो फोर्स ऐसा लग रहा है, जब यहां है तो फोर्स। तो फोर्स की इसका मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन इज पैरेलल टू पी क्यू। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये फोर्स तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन तो हम आराम से निकाल सकते हैं। बस बच्चे न जाने क्या क्या सोच रहे थे इस सवाल में, यही 2014 का सवाल, ये मेन का नहीं एडवांस का भाई ये, ठीक है, लेकिन सवाल तो लल्लू है। अब कह रहा अपने को अज्यूमिंग नो फ्रिक्शनल लॉसेस, फ्रिक्शन भूल जाओ, है ही नहीं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस क्यू। तो आपने ये पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
जब भी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी की बात हो रही हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार देख ही लेना चाहिए। कौन कौन वर्क कर रहा है? एक तो हमारा ये फोर्स, एक ग्रेविटी, फ्रिक्शन है नहीं, नॉर्मल का वर्क जो है वो तो जीरो ही आएगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा अपने पास के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो इनिशियली वो जीरो था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। नॉर्मल का वर्क हो जाएगा जीरो, कि नॉर्मल तो कोई वर्क करेगा नहीं, नॉर्मल रेडियल डायरेक्शन में लगता है और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, पिछले सवाल की जैसे। एफ का वर्क कैसे लिखेंगे सर? मैंने कहा क्या दिक्कत है उसमें, यहां से यहां पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालो, जो 5 आ जाएगा, 3 इंटू 4, सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट 25 का रूट 5, पाइथागोरस थ्योरम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 है, और फोर्स का कंपोनेंट लेने की, भाई कांस्टेंट फोर्स जब होता है तब क्या करते हो सर जी, फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, तो फोर्स तो है ही डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, क्या करें? कुछ नहीं, सीधे लिख दो 18 इंटू डिस्प्लेसमेंट, खत्म। बोले बस, मैं कहा और तो क्या, और सर mg का क्या करें? मैंने कहा वो भी कांस्टेंट है, ऊपर गए हो कि नीचे गए हो? बोले सर ऊपर गए। क्या देखते थे mg में? अभी एग्जांपल में समझाया था, वर्टिकल सेपरेशन देखते हैं, वर्टिकली कितना ऊपर गए। यहां से जब आप यहां गए हो तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग mg, मतलब mg वर्टिकल है इसलिए डिस्प्लेसमेंट का ये वाला कंपोनेंट देखूंगा मैं, वर्टिकल कंपोनेंट। डिस्प्लेसमेंट होने को 5 है लेकिन उसका वर्टिकल कंपोनेंट 4 है, क्योंकि mg वर्टिकल है इसलिए हम बोलेंगे mg इंटू 4, इतना नेगेटिव साइन, क्योंकि mg नीचे है डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या आया अपने पास, कितना, 90, क्या आया अपने पास 40, क्योंकि 1 kg दिया हुआ है, तो 1 इंटू 10 10, 10 इंटू 4 40, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 50। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो कह रहा है n इंटू 10, तो n की वैल्यू यहां से आ गई 5, खत्म, एकदम लल्लू पंजू सवाल। तो आइए इस चैप्टर के, मतलब इस लेक्चर के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जो कि है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के कंसेप्ट का चमत्कार। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के कंसेप्ट का चमत्कार, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन देखेंगे छोटे छोटे से और उन पे बात करेंगे। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डिस्प्लेसिंग अ ब्लॉक फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए से बी इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करना है, मतलब एक पार्ट ब्लॉक ऐसे जा रहा है। एक्सटर्नल एजेंट ये रहा, एक्सटर्नल एजेंट, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, इधर से ये वर्क कर रहा है इस पे, इधर से कोई खींच रहा है इसको, उस खींचने की वजह से रस्सी की मदद से ये ब्लॉक यहां से यहां आ गया। तो पूछ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा यहां से यहां। एफ इज अ कांस्टेंट फोर्स जो यहां लगाया जा रहा है। अब होता क्या है ना, अक्सर बच्चे क्या गलती कर देते हैं, दिखाया गया है वही लगाते हैं लेकिन थोड़ा गलत तरीके से, मतलब अप्रोच गलत हो जाती है। जैसे वो क्या करेंगे कि सर देखो हमने जहां भी पढ़ा है हमको ये सिखाया गया है कि जब फोर्स किसी रस्सी पे लगाते हैं तो उसमें भी उतना ही टेंशन प्रोड्यूस जाती है, जो सही बात है। सर फिर रस्सी सेम मासलेस है तो इसलिए इसमें टेंशन सेम रहेगी, वो भी सही बात है। तो सर इसके ऊपर एक तो mg लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, और एक ये फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स इस ब्लॉक पे कितना वर्क करेगा यही निकालना है ना सर। मैंने कहा हाँ, क्योंकि mg नॉर्मल तो वर्क कर नहीं रहे। मैंने कहा हाँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। बोले सर अब देखो यार, ये ब्लॉक अगर ऐसे आगे जाता रहेगा तो ये फोर्स का हालांकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा लेकिन एंगल चेंज होता रहेगा। तो सही बात है। तो सर एंगल चेंज हो रहा है मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब इसको तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। मैंने कहा एकदम सही बात है, लेकिन लगाओ तुम वही 5 से 7 मिनट और हो जाओ रेस में पीछे। तो क्या बात कर रहे हो, इसका कोई और इजी तरीका भी है? मैंने कहा तो बताओ। तो मैंने कहा यहां से ये पूरा सिस्टम उठा लो, ब्लॉक और रस्सी को एक साथ उठा लो। बोले ब्लॉक और रस्सी को एक साथ उठा ले, इससे क्या होगा? मैंने कहा बताओ फिर कौन कौन वर्क कर रहा होगा। बोले सर एक तो ये फोर्स हो गया, एक रस्सी की टेंशन हो गई, एक mg हो गया, एक नॉर्मल हो गया, ये सब वर्क कर रहे होंगे। मैं कर रहे होंगे ना? बोले हाँ कर रहे होंगे। बोले ब्लॉक पे सर इतना वर्क हो रहा है ना सभी का मिला के? कहा ब्लॉक पे ये सभी वर्क कर रहे हैं। तो सर सभी का तो वैसे भी नहीं पूछा था। मैंने कहा हाँ जानता हूं नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने, ये तो जीरो है क्योंकि mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, ये दोनों फोर्स वर्टिकल और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, इसलिए जीरो। और वर्क डन बाय टेंशन भी क्या होता है, वो जीरो होता है। ये कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है कि टेंशन कभी भी सिस्टम पे वर्क नहीं करती, मतलब टेंशन इस पे जितना वर्क करेगी इस पे उतना ही नेगेटिव वर्क कर देगी।
तो टोटल वर्क 0 हो जाएगा इस पे और इस पॉइंट पे मिला, क्योंकि हमने ये पूरा सिस्टम लिया तो टेंशन इस पॉइंट पे भी लग रही है, इस पॉइंट पे भी लग रही है, 0 वर्क करेगी। बचा कौन? बस ये। बोले सर अब इसको कैसे निकाले? मैंने कहा तुम देख लो यार, इसका वर्क निकालना तो बड़ा आसान है। ये इस पॉइंट पे लगा तो ये क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया क्या? बोले हाँ हो गया। तो अगर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया तो देखो बस ये पॉइंट कितना नीचे आया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का चमत्कार कि बस इससे पूछो कि भैया तू कितना नीचे आया, और फोर्स को इस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ये फोर्स तो तुम्हारा कांस्टेंट है। बोले सर बात नहीं समझे। मैंने कहा मेरे भाई, ये जब रस्सी तुम खींचे जाओगे तो ये आगे आएगा। बोले हाँ आगे आएगा, ये समझ में आती है बात। मैंने कहा भाई पहले कितनी रस्सी थी, ये पहले लेंथ कितनी थी? बोले मान लिया सर L इनिशियल थी। मैंने कहा अब कितनी है? बोले सर अभी फाइनल बोल देते। पहले इधर इतनी रस्सी थी, अभी इतनी रह गई, बाकी रस्सी कहां गई? बोले सर वही रस्सी तो है, जो लेंथ की कमी यहां आई उतनी ही लेंथ ये पॉइंट नीचे आ गया होगा, मतलब L इनिशियल माइनस L फाइनल। इस फोर्स का वर्क कितना आ जाएगा? F इंटू L इनिशियल माइनस L फाइनल। खत्म, कोई इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, 5 से 6 सेकंड में आंसर आ गया। बोला कहां आ गया? अभी तो L इनिशियल L फाइनल। अरे तो L फाइनल H है। अच्छा, और L इनिशियल? मैंने कहा राइट एंगल ट्राइंगल है। बोले हाँ है। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। ये एंगल दिया हुआ है, थीटा नॉट दिया हुआ है। तो हाइपोटेनियस क्या होती है? सर हाइपोटेनियस होती है परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा। लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा। तुम इंटीग्रेट करोगे ना 5-6 मिनट लगा के, यही आंसर निकलेगा तुम्हारा। चमत्कार पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। उम्मीद है ये बात समझ में आई हो। आओ लास्ट सवाल देखते हैं और आज के सेशन को समाप्त करते हैं। याद हो तो अभी एक सवाल मैंने करवाया थोड़ी देर पहले जिसमें हॉरिजॉन्टल, टेंजेंशियल और तीसरा किसके अलोंग लग रहा है? तीसरा जो लग रहा है वो लग रहा है अपना इस बी पॉइंट के अलोंग। तो हमको निकालना फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स F इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम A to B along the path as shown. Applied force is constant in magnitude और यहां पे and it is always directed towards B. हमेशा B की तरफ लग रहा है। मतलब ये कि जब यहां था ये पार्टिकल तो ये फोर्स इसके अलोंग लग रहा था, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा होगा तो ये फोर्स ऐसा लग रहा होगा। अब कोई भी बच्चा अगर इसको सॉल्व करने बैठेगा तो उसका दिमाग चकरा जाएगा बुरी तरीके से। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है टेंजेंट के अलोंग। अब ये एंगल जो है ये एंगल ही बदलते जा रहा है, ये एंगल ही बदलते जा रहा है। बस चेंज क्या नहीं हो रहा? फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंगल चेंज हो रहा है। तो कोई बोले सर ये तो वही आ गया F cos थीटा कांस्टेंट। ना, F cos थीटा कांस्टेंट नहीं है, यहां F कांस्टेंट है, थीटा तो तुम्हारा वेरी करते जा रहा है, बदलते जा रहा है। तो बोले क्या करें फिर? अब देखो कलाकारी देखना। मैं यहां पे एक जो पिछले सवाल का कॉन्सेप्ट बताया, वर्क डन बाय टेंशन इक्वल्स टू 0 और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का चमत्कार, इन दोनों को मतलब मर्ज करके अप्लाई करते हैं। बोले कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा कहना ये चाहता हूं मैं, एक मिनट हटा लें हम। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना। बोले ये क्या कर दिया आपने तो सवाल ही चेंज कर दिया। मैंने क्यों? कहां चेंज हुआ? बोले क्या किया आपने ये बताओ। मैंने कहा मैंने यार एक रस्सी मान ली यहां, तो सवाल चेंज नहीं हो गया। मैंने कहा क्यों हो गया? बोले सर आपने रस्सी लगाई तो रस्सी थोड़ी ना थी, फोर्स तो इस पे लग रहा था, अब तो रस्सी लगा दिया आपने। तो मैंने कहा रस्सी पे मैंने फोर्स लगा दिया वही जो तुमने लगाया था इधर। बोले रस्सी पे क्यों लगाया? मैंने कहा रुको तो सही, यही तो है चमत्कार, देखना अभी। फोर्स लगाया तुमने उधर, बताओ मुझे इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा? बोले इस पार्टिकल पे भी F लगेगा सर। देखा क्यों? बोले सर देखो ये तो हमको पता है कि रस्सी पे जितना फोर्स लगाते हैं उतनी उसमें टेंशन क्रिएट हो जाती है, तो इधर भी F आएगा। मैंने कहा आएगा ना। मैंने कहा इस सिचुएशन में और पिछली सिचुएशन में कोई अंतर है क्या? बोले है तो नहीं। बोले क्यों? क्योंकि सर इस पे पहले इस पे F लग रहा था, अभी भी इस पे F लग रहा है। तो पक्की बात? हाँ। अब उठा लो पूरा सिस्टम।
अब इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि यहां पर इसके ऊपर ये एफ कितना वर्क कर रहा होगा। बोले सर लेकिन यार वो टेंशन भी तो वर्क कर रहा होगा। मैं करने दो, टेंशन का वर्क तो जीरो होता है। मतलब सर आप यही कहना चाहते हो क्या कि ये फोर्स जितना यहां वर्क करेगा ये फोर्स भी उतना ही वर्क यहां करेगा? मैं कहा बिल्कुल। मतलब तुम्हें यह देखना है कि इस वाले पार्टिकल को यहां से यहां खींच के जब मैं लाया ये वाला पॉइंट कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। बोले सर पहले तो देखो यार रस्सी की लेंथ इतनी थी, जब पार्टिकल यहां था तो ये पूरी रस्सी ही रस्सी थी। अब पार्टिकल जब यहां आ गया तो रस्सी में कुछ नहीं बचा, सारा उधर ही है। मैंने कहा इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो ना कि रस्सी की इनिशियल लेंथ इज व्हाट? इट इज √2r। बोले हाँ। इसको यहां से यहां खींचने पर ये पॉइंट कितना डिस्प्लेस हो जाएगा? जितनी यहां पे लेंथ की कमी आई, यहां √2r लेंथ की रस्सी थी, अब जैसे ही पार्टिकल यहां पहुंचा तो कुछ नहीं बचा, तो ये कितना आगे सर जाएगा? √2r। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन हमेशा मैं ऐसी ही लगा रहा हूं, F इंटू √2r। खत्म, एक लाइन में इसका जवाब। दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट वर्क। तो ये थे आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। वर्क को कैलकुलेट करने के लिए ऐसे और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स आपके लिए तैयार हैं। हर टीचर एकदम तैयार है आपको पढ़ाने के लिए। तो भैया आप भी हो जाए तैयार। तो मिलते हैं आगे कभी जब भी मौका मिलेगा। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।